हेलो एंड नमस्कार। लकी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल हमने एक वीडियो इस चैनल पे जारी किया था जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स यानी उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में चर्चा की थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले कल जो हमने केस डिस्कस किए थे उनमें से अंतिम जो केस था वो था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला या केरल राज्य। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था दी और एक नया सिद्धांत संविधान के अनुरूप गढ़ा जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय न्यायपालिका और भारतीय समाज की जो रूपरेखा है वो कुछ हद तक चेंज हो गई थी, कुछ हद तक परिवर्तित हो गई थी। कारण ये है कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान की मूल रूपरेखा को तय करता है। और इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला, मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो एक न्यायिक सिद्धांत है। क्या है? एक न्यायिक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत क्या करता है? संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति को सीमित करता है। मतलब आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 में संविधान की में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है, उसको सीमित कर दिया गया है। और किसके द्वारा सीमित किया गया है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के द्वारा। और ये कौन से केस में डिस्कस किया था? ये था केशवानंद भारती 1973। संसद, इसमें एक व्यवस्था दी गई थी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करे, उसको किसी भी प्रकार से छेड़े नहीं। इस निर्णय के बाद में काफी सारे निर्णय आए और लगभग सभी में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए कई निर्णय दिए। इसमें बाद के मामलों के माध्यम से इस सिद्धांत को विकसित किया गया। अब इस केस में एक महत्वपूर्ण चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो भारत में लागू नहीं होता है। यानी भारत में संसद सॉवरेन नहीं है। यहाँ सॉवरेन कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। हमने हमारा जो सिस्टम है वो लिया था यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से हमने हमारी राज्य व्यवस्था लगभग ली थी। और उस राज्य व्यवस्था में वहां की संसद को संसदीय संप्रभुता हासिल है। मतलब वहां संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है और उसको न्यायिक रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन भारत में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत नहीं लिया गया है और भारत में संसद द्वारा बनाए गए कानून को संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने के आधार पर उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस संसदीय संप्रभुता के बारे में कई बार, जैसे मुख्य रूप से भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कई बार संसदीय संप्रभुता का मामला उठाया है, तो उनके बारे में आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं। दूसरा है, महत्वपूर्ण है, वो है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस। ये इसको हिबिस कॉर्पस केस भी माना जाता है और ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि इमरजेंसी के समय जो अनुच्छेद 21 है और अन्य मूल अधिकार है उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको निलंबित किया जा रहा है। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर, काला अध्याय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा इमरजेंसी में बिना किसी कारण जेल में बंद किए गए लोगों के जो निवारक नजरबंदी थी या उनको जेल में डाला गया था, उनके अरेस्ट को जस्टिफाई किया था, उनको सही बताया था। और इस केस में एक महत्वपूर्ण बात क्या थी कि 1975 का जो आपातकाल था जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? हेबिस कॉर्पस। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स
के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मूल अधिकारों के को प्राप्त करने के लिए। उसके अंतर्गत जो 5 रिट जारी की जाती है उसमें से एक रिट कौन सी है? यूडिस कॉर्पस, बंदे प्रत्यक्षीकरण। यानी किसी व्यक्ति को अगर बिना किसी कारण के या अवैध तरीके से अरेस्ट किया गया है तो उसको रिहा करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सहित मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित है। इसके बाद में ये एडीएम जबलपुर केस को का खूब मिसयूज हुआ, काफी लोगों को इमरजेंसी के समय जेल में डाला गया। लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1979, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के दौरान कौन से मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है और कौन से को नहीं, और विशेष रूप से संविधान में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड या निलंबित नहीं किया जा सकता। इस केस में एक महत्वपूर्ण बात है, ये 5 जजों की बेंच का फैसला था और 5 जजों की बेंच में बहुमत क्या था? 4 लोगों ने इस फैसले के पक्ष में, यानी मेजोरिटी ओपिनियन के फेवर में 4 जजेस ने अपना निर्णय सुनाया, जबकि एक जज ऐसे थे जस्टिस एचआर खन्ना, उन्होंने इसके विपक्ष में फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान भी किसी व्यक्ति की जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। और उस कारण जस्टिस एचआर खन्ना इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में फेमस हो गए। असहमति किसने दर्ज की? न्यायमूर्ति एचआर खन्ना ने, और उन्होंने क्या कहा कि जीवन और स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से निलंबित नहीं किया जा सकता। द लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी टेकन आर्बिट्रेरली। और अब एक और महत्वपूर्ण बात, के.एस. पुट्टास्वामी केस में इस निर्णय को खारिज कर दिया गया। अब के.एस. पुट्टास्वामी केस कौन सा है? ये है राइट टू प्राइवेसी केस, राइट टू प्राइवेसी जजमेंट, ये आया था 2017 में। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, एडीएम जबलपुर मामले में जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, उस समय उन्होंने जजमेंट, जो 5 लोग थे उसमें से 4 लोगों ने, 4 जजेस ने इस फैसले का समर्थन किया था, उसमें से एक थे जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। उनके पुत्र जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, वो के.एस. पुट्टास्वामी मामले में जिन 5 लोगों ने एडीएम जबलपुर जजमेंट को ओवररूल किया था उसमें से एक थे। यानी पिता द्वारा लिखे गए जजमेंट को ओवररूल किसने किया? पुत्र ने, जो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। एक और बात बता देता हूं, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, जिनके बारे में कल ही जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत सरकार को रिकमेंडेशन भेजी है कि जस्टिस संजीव खन्ना को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस एचआर खन्ना के भतीजे हैं। तो जस्टिस एचआर खन्ना कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना के अंकल है। तो ये दोनों रिलेशन है। देखो, उस समय एकमात्र असहमति जताने वाले जस्टिस एचआर खन्ना, हंसराज खन्ना थे, जो अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के क्या है? चाचा थे। यानी जो अभी चीफ जस्टिस है उनके पिता इसमें शामिल थे और उन्होंने निर्णय का समर्थन किया, जबकि जो अगले चीफ जस्टिस होंगे उनके अंकल थे एचआर खन्ना, उन्होंने इस निर्णय के असहमति जताई और उनको इतिहास में दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब है हुसैन आरा खातून वर्सेस गृह सचिव बिहार, 1979 का केस है। इसमें महत्वपूर्ण बात थी अनुच्छेद 21 कि क्या किसी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। फेयर ट्रायल, फास्ट ट्रायल, मतलब किसी व्यक्ति को आप लंबे समय तक जेल में रख रहे हो, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा है, तो उसकी जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको जो स्वतंत्रता दी गई है उसका उल्लंघन होता है। तो इस मामले को भारत में जनहित याचिका का सूत्रपात माना जाता है कि जनहित याचिका की शुरुआत इस केस से हुई है। इस केस में जो निर्णय देने वाले व्यक्ति थे वो है जस्टिस पी.एन. भगवती, और इनको भारत में जनहित याचिका, भारत में PIL या जनहित याचिका का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, जनहित याचिका का जनक।
अब इनको जनक क्यों माना जाता है? कारण ये है कि आप कोई भी केस लेके अगर कोर्ट के सामने जाओगे तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप इस केस से कैसे रिलेटेड हो, क्या आपको कोई हानि हुई है, क्या आपको कोई नुकसान हुआ है। लेकिन इस मामले में एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो होता है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब है कि कोर्ट में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अधिकार को छीना गया हो या जिसके साथ अन्याय हुआ। यहाँ हुसैन आरा खातून और अन्य लोग थे, वो जेल में बंद थे, वो खुद कोर्ट नहीं आ सकते थे, लेकिन उनके बिहाफ पे उनकी तरफ से कुछ लोगों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका को जस्टिस पीएन भगवती ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ वही कोर्ट के समक्ष जाए। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि अगर कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध कोर्ट को कोई पोस्ट करता है, कोई डाक भेजता है, तो उसको भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो इसमें जनहित याचिका के जनक कौन है? जस्टिस पीएन भगवती। महत्वपूर्ण क्या था? विचाराधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया और न्यायिक प्रणाली में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया। फास्ट जस्टिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो न्यायालय की हिस्ट्री में बोला जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर न्याय में देरी होती है इसका मतलब न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना क्या है, इस सिद्धांत को कैसे याद रखोगे? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी किसी व्यक्ति को अगर न्याय मिलने में देरी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया, 20 साल बाद उसको अगर बरी किया जाता है तो क्या उसके 20 साल वापस दिए जा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? न्याय समय पे मिलना चाहिए और सही ढंग से मिलना चाहिए। अब है अगला मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978। इसमें भी अनुच्छेद 21 के बारे में बात की गई। मेनका गांधी विदेश जा रही थी और उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। अब उनको एयरपोर्ट पे क्यों रोक लिया गया? उनके पासपोर्ट को छीन लिया गया। क्या कारण है ये नहीं बताया गया, केवल इतना बताया गया कि हम आपको नहीं जाने दे सकते, ऊपर से आदेश है कि आपको रोका जाए। उस समय जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उन्होंने एक आयोग का गठन किया था। जो इंदिरा गांधी सरकार के समय लगाई गई इमरजेंसी के दौरान जो एक्सेस हुए थे, जो अनियमितताएं हुई थी या कानून को गलत ढंग से लागू किया गया था या लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया था, उसकी जांच करने के लिए एक कमीशन बैठाया गया था। उस कमीशन के सामने मेनका गांधी को अपीयर होना था और उस अपीयर होने से पहले वो विदेश जा रही थी और उनको विदेश जाने से रोक लिया गया था। तब मेनका गांधी ने अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के फंडामेंटल राइट को क्लेम करने के लिए उन्होंने ये याचिका लगाई। इस मामले में जो चीफ जस्टिस थे वो थे न्यायमूर्ति एमएच बेग। इसमें कहा कि उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय सहित अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया गया। अब इसमें अगर आप अनुच्छेद 21 देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब एक क्या है? एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा बनाए गए किसी प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। अब विधि द्वारा बनाई गई कोई भी प्रक्रिया इसमें आ सकती है क्या? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला कि जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए? 3 चीजें, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। प्रोसीजर क्या होना चाहिए? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। प्रक्रिया है वो न्याय संगत होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए कि जो भी आपने कानून बनाया। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक प्रोसेस होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है
कि कोई भी कानून बनाया गया है उस कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कोर्ट कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, और ये हमारे भारत में ये नहीं लिया गया था। लेकिन इस जजमेंट में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भारतीय संविधान की व्याख्या में एक सिद्धांत के रूप में शामिल कर लिया गया कि कोई भी कानून बनाकर भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते या उसकी लिबर्टी को कर्ब नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो दो चीजें क्या याद रखनी है, पहला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है वो इस जजमेंट के माध्यम से भारतीय संविधान की व्याख्या के सिद्धांतों में शामिल किया गया, और दूसरा कि कोई भी प्रोसीजर द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेस होना चाहिए। अब है आगे की बात, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980। इस जजमेंट में क्या किया गया था, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति थी उसकी व्याख्या की गई। इस समय जो चीफ जस्टिस थे वो थे न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़। इसमें क्या हुआ कि जो सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान में दिए गए नागरिकों के मूल अधिकार, इनमें से किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी नागरिक के मूलभूत अधिकारों में कमी कर सकती है, कटौती कर सकती है, या उनको सस्पेंड कर सकती है क्या। इंदिरा गांधी की सरकार ने कुछ डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में यह संशोधन किया कि अगर किसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई संविधान संशोधन किया जा रहा है तो न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी एक रथ के दो पहियों की तरह, क्या रथ एक पहिए से चल सकता है क्या, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक रथ के दो पहियों के समान है जिनमें संतुलन होना जरूरी है। अगर दोनों पहिए सही ढंग से चलेंगे तो ही क्या होगा कि जो संविधान है उसके उद्देश्यों को, उसको आदर्शों को प्राप्त किया जा सकेगा। जहां एक तरफ मौलिक अधिकार नागरिकों को राजनीतिक अधिकार उपलब्ध करवाते हैं, वहीं जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाते हैं। तो इस जजमेंट की महत्वपूर्ण बात क्या है कि न्यायालय ने कहा कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों के मध्य संतुलन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 का मामला है। इसमें भी दो, और इसमें सबसे बड़ा मामला है बेगार। बेगार का मतलब होता है व्यक्ति को बिना भुगतान दिए कोई काम करवाना। आपने उससे काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, ये है बेगार। बंधुआ मजदूरी, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से उधार लिया, वो पैसा नहीं चुका पाया, तो जिस व्यक्ति ने उधार लिया उसको उधार देने वाले व्यक्ति के अंडर रहकर मजदूरी करनी पड़ती थी, और जिंदगी भर मजदूरी। जब तक उधार नहीं चुकाएगा तब तक बिना किसी भुगतान के मजदूरी करेगा। और केवल वह व्यक्ति नहीं, जिसने उधार लिया है उसके आगे आने वाली पीढ़ियां भी उस उधार देने वाले व्यक्ति के यहाँ मजदूरी करेगी। तो इस प्रकार की मजदूरी को बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। और बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए उसके खिलाफ कोर्ट में इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया गया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके ऑथर, उसके लेखक कौन थे, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। इनके बारे में हमने बोला था, इनको बोलता है फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया। भारत में पीआईएल के जनक इनको बोला जाता है। महत्वपूर्ण रूप से क्या बोला कि बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन, मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कानून के इस निर्णय के बाद में सरकार ने कानून भी बनाया बंधुआ मजदूरी के निवारण के लिए, उसके अबोलिशन के लिए कानून भी बना, और उस कानून के माध्यम से बंधुआ मजदूरी को इलीगल डिक्लेयर किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब है एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986। ये अनुच्छेद 21 की एक नई व्याख्या करता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है, कौन सा अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण,
इस अनुच्छेद के माध्यम से व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी मिलता है। क्या कोई व्यक्ति स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी के बिना जीवित रह सकता है क्या? पानी और हवा दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन अगर इनमें प्रदूषण हो जाए तो व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? तो इसी चीज को MC मेहता, जो महत्वपूर्ण और बहुत ही विख्यात पर्यावरणविद माने जाते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली में एक श्रीराम इंडस्ट्रीज थी, उसको चैलेंज किया था कि श्रीराम इंडस्ट्रीज के माध्यम से प्रदूषण हो रहा है और इसको रीलोकेट किया जाए, इसको बंद किया जाए। इस मामले में महत्वपूर्ण क्या था? पूर्ण दायित्व सिद्धांत। पूर्ण दायित्व को बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब अगर किसी उद्योग से कोई प्रदूषण हो रहा है तो वो उद्योग ये नहीं कह सकता कि ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे कारण नहीं हो रहा है, या हम क्या करें, या प्रकृति के कारण प्रदूषण हो रहा है। ऐसा नहीं। यदि किसी उद्योग से कोई प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार है। बाद में इस सिद्धांत को भोपाल गैस त्रासदी में भी जो प्रदूषण, जो उसका नुकसान हुआ था और उस नुकसान के लिए क्या मुआवजा होना चाहिए, उसको निर्धारित करते समय जो यूनियन कार्बाइड केस था, जो भोपाल गैस त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, उस समय भी जस्टिस PN भगवती ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी या पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को पढ़ा था, उसमें उसमें लागू किया था। तो पर्यावरण संबंधी भी जो मुकदमेबाजी है, यानी इस मुकदमे के बाद लोगों ने पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए सरकार की विभिन्न ऐसी नीतियां जो पर्यावरण को दूषित कर रही थी या पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी, उनको चैलेंज करने के लिए लोगों ने काफी केसेस फाइल किए। उनकी शुरुआत कहां से हुई? MC मेहता बनाम भारत संघ केस से। अब है शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान केस, 1985 का केस है। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात की गई वो है आर्टिकल 44। ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए जो उसके व्यक्तिगत कानून है, चाहे विवाह से जुड़े हुए हो, तलाक से जुड़े हुए हो, उत्तराधिकार से जुड़े हुए हो, या एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब से जुड़े हुए कानून, वो लगभग समान होने चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति समान है। लेकिन हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत कानून होता है, और उसमें कभी महिलाओं के खिलाफ या ऐसे कुछ प्रावधान होते हैं जो संविधान के मूल अधिकारों के साथ संगत नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये व्यवस्था दी थी कि जो कानून बने हुए हैं, जैसे CRPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, वो मुस्लिम समुदाय पर भी लागू होती है। यदि मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्तिगत लॉ है, पर्सनल लॉज हैं, और किसी एक सेक्युलर लॉ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनकंसिस्टेंसी होती है, तो इस स्थिति में कौन सा लॉ लागू होगा? CRPC, या जो सेक्युलर लॉ है वो लागू होगा। CRPC की धारा 125 ये बोलती है कि पत्नी का मेंटेनेंस या उसका पोषण करना किसका काम है, किसका दायित्व है? उसके पति का। शाह बानो बेगम के को मेंटेनेंस देने से, भरण पोषण देने से उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने इनकार कर दिया था, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी। हालांकि इस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए या इसका प्रभाव समाप्त करने के लिए बाद में संसद में राजीव गांधी की सरकार ने एक कानून बनाया था, और उस कानून के माध्यम से इस जजमेंट के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया था, जिसके बाद में काफी आलोचना हुई थी। इसमें क्या महत्वपूर्ण पहलू है? मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार देने वाला ऐतिहासिक निर्णय, जिसने व्यक्तिगत कानून सुधार पर बहस को प्रभावित किया। व्यक्तिगत कानून क्या? पर्सनल लॉज, यानी जो व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों, जैसे मैंने बताया विवाह, उत्तराधिकार, ये सारे मामले व्यक्तिगत मामले माने जाते हैं। आगे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये 1992 का मामला है। इसमें अनुच्छेद 15 और 16, इसको OBC जजमेंट के नाम से या मंडल जजमेंट, मंडल निर्णय के नाम से भी जानते हैं, मंडल केस। BP मंडल नाम का एक कमीशन बनाया गया था, और उस कमीशन ने OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो बैकवर्डनेस है, उनका पिछड़ापन है, उस पे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट को
विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू कर दिया था और ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों के मामले में 27% आरक्षण दिया था। उस 27% आरक्षण को चुनौती देते हुए इंदिरा साहनी बनाम भारत केस में कुछ निर्णय दिए गए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए। क्या निर्णय दिए कि पहला, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो जस्टिफाइड है, वो लीगल है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में ये दिया गया है कि राज्य व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए, उसके पिछड़ापन को दूर करने के लिए कुछ एफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कदम उठा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण ओबीसी को दिया गया है वो उसी प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है, उसी एक्सेप्शन के अंतर्गत दिया गया है जो जस्टिफाइड है, जो कानूनन रूप से उचित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक राइडर लगा दिया, एक कंडीशन इंपोज कर दी, एक शर्त जोड़ दी कि जो व्यक्ति ओबीसी में क्रिमिनल लेयर है, क्रिमिनल लेयर का मतलब जो आय के मामले में या संपत्ति के मामले में एक निश्चित सीमा से ऊपर है, जैसे अभी क्रिमिनल लेयर की सीमा है केंद्रीय स्तर पे 8 लाख, यानी जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है और अगर वो ओबीसी समुदाय का सदस्य है तो उसको क्रिमिनल लेयर की कैटेगरी में माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी कि केवल उन्हीं लोगों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा जो नॉन क्रिमिनल लेयर कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण कहा कि जो रिजर्वेशन है वो किसी भी मामले में 50% या 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इंदिरा साहनी मामले में क्या बोला कि रिजर्वेशन जितनी टोटल पोस्ट है उसके 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में सरकार ने 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया। तो पहले से जो रिजर्वेशन था उसमें 10% वृद्धि होगी तो 50% की सीमा को क्रॉस कर दिया। तो इस जजमेंट, इस इंदिरा साहनी जजमेंट में जो लिमिट लगाई गई थी उसको तोड़ते हुए ये जजमेंट दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको चैलेंज किया गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा जजमेंट दिया था 2023 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट में जो 50% की लिमिट रिजर्वेशन पे लगाई गई है वो फ्लेक्सिबल है। यानी से अगर राज्य के पास आंकड़े हैं कि किसी एक विशेष समुदाय आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा है और उसको आरक्षण की जरूरत है उसके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, ऐसी स्थिति में 50% की जो सीमा है उसको क्रॉस किया जा सकता है, वो इलीगल नहीं होगा, वो अवैध नहीं होगा। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडब्ल्यूएस जजमेंट 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो रिजर्वेशन 10% दिया गया था उसको सही ठहराया था। आगे बढ़ते हैं, एसआर बोमई बनाम भारत संघ। इस केस में अनुच्छेद 356 की व्याख्या की गई थी। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी जाती है कि किसी राज्य में वहां का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है। उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इस मामले में कर्नाटक में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसको चुनौती दी गई थी। साथ ही मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में वहां की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उसको भी इस मामले में चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एम वेंकट चलैया। महत्वपूर्ण पहलू क्या था? राष्ट्रपति शासन को लागू करने की सीमा निर्धारित करना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि कौन से मामले में राष्ट्रपति शासन उचित होगा और कौन से मामले में राष्ट्रपति शासन अनुचित होगा। यानी राष्ट्रपति के अनुच्छेद 356 को एक्सरसाइज करने या उसकी शक्तियों के इस्तेमाल करने पर जो उसकी शक्ति थी उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध, कुछ रिस्ट्रिक्शंस किसने लगा दिए इस जजमेंट में। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीजें कही गई कि धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के मूल ढांचे का एक भाग घोषित किया गया। जो दो राज्य की सरकार थी, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय वहां के मुख्यमंत्रियों ने जो राम मंदिर विवाद में कुछ लोग शामिल थे, जो बाबरी मस्जिद विवाद उसमें कुछ लोग शामिल थे और उसके कारण केंद्र, उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार ने वहां की दो राज्यों की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो सरकार के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने उस राष्ट्रपति शासन को सही ठहराते हुए बताया
की जो सेक्युलरिज्म है या धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अंग है। आगे बढ़ते हैं, विशाखा बनाम भारत राज्य 1997 का जजमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता या जो साथिन थी भंवरी देवी, उसका कुछ लोगों ने गैंग रेप किया था और उसके कारण ये जनहित याचिका दायर हुई थी। इस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 की बात की थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, जीवन का अधिकार। उस समय जस्टिस जीएस वर्मा मुख्य न्यायाधीश थे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश कहा जाता है, ये भी इसी जजमेंट में शामिल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की जो कार्यस्थल पे महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक थी। बाद में जीएस वर्मा एक कमेटी बनाएगी, जीएस वर्मा समिति बनाएगी। ये समिति बनाई गई थी 2012 में। निर्भया गैंग रेप मामला हुआ था, जिसके बाद में पूरे भारत में महिलाओं के उत्पीड़न या उनके साथ बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। और उस समय की जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी बनाई और उस कमेटी ने इसी विशाखा गाइडलाइन का विस्तार करने के लिए कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक कानून बनाया, जो 2013 में बनाया गया। इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न की रोकथाम कानून 2013 बनाया गया। कब बनाया गया? 2013 में। तो दो चीजें क्या याद रखनी है, पहली, इसको विशाखा गाइडलाइन बोलते हैं। इस जजमेंट के बाद में जो दिशा निर्देश दिए गए उनको विशाखा गाइडलाइन बोलते हैं। दूसरा, जीएस वर्मा इस जजमेंट के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और जीएस वर्मा की समिति की सिफारिश पे ही कार्यस्थल पे महिला उत्पीड़न की रोकथाम कानून बना। कब बना? 2013 में। और ये जीएस वर्मा समिति क्यों बनी? 2012 में जो निर्भया गैंग रेप मामला हुआ था, उसके कारण देश भर में प्रदर्शन हुए थे, उस कारण ये पूरा मामला हुआ था, ये कमेटी बनाएगी। तो आज के इस क्लास में हमने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस किया, जिन्होंने भारत के समाज को, भारत की राज्य व्यवस्था को और भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने का काम किया। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो न्यायिक निर्णय है या आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या आपके जो भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती है, उनमें अगर आप इनको लिखेंगे और विशेष रूप से जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन जजमेंट्स को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।